तो अब कल जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया पूरा? कोई डाउट उसके अंदर किसी को? पक्का नहीं है? कल कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट हमने? रियल नंबर्स। चलो अब आज दो तीन चीजें और सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो अब फर्स्ट है इसके अंदर रियल नंबर्स के बाद इवन नंबर्स। हाँ बेटा जाओ। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं वाले तो पॉइंट्स, है ना, बताओ जल्दी से। हाँ बोलो। हाँ जाओ। जो टू की टेबल में आते हैं, या हम ये कहें विच आर डिविजिबल बाय टू, एक ही बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे इसको। इवन नंबर्स, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, हो गए इवन नंबर्स। क्या है इवन नंबर्स? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ बेटा, इवन नंबर्स के बाद ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, एग्जाम्पल्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, ठीक है। आगे देखो, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के बाद हम पढ़ते हैं अब प्राइम नंबर्स। क्या होंगे प्राइम नंबर्स? हाँ भाई बताओ, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? हाँ ठीक है, ये होंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव ओनली which have only two factors, one and number itself। हाँ भाई बात समझ में आई प्राइम नंबर्स की या नहीं? क्या है प्राइम नंबर्स? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, वन और नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल देखें, एग्जांपल है टू। अब ध्यान देना, टू किस किस से डिविजिबल है? वन एंड टू से। थ्री, थ्री किससे डिविजिबल है, या थ्री के फैक्टर्स क्या हैं? वन एंड थ्री। फाइव, फाइव के फैक्टर्स वन एंड फाइव। तो क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो, एक तो वन से और एक अपने आप से, ठीक है। और ध्यान देना, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके बाद जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो सब ऑड है। इवन प्राइम नंबर कोई सा भी नहीं है फिर टू के अलावा। क्लियर है? इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना?
समझाओ भाई इनको कि डिफिकल्ट है प्राइम नंबर। हाँ बताओ कि डिफिकल्ट क्यों है। अच्छा बताओ किस किस को इजी लगा प्राइम नंबर। मतलब बात समझ में आ गई सबके कि हाँ ये तो इजी, बहुत इजी चीज है, डिफिकल्ट तो क्या ही है इसके अंदर, कि एक ऐसा नंबर जो वन और अपने आप से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। सही है, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, बताए क्यों? कौन बताएगा? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। मैथ्स में 7 प्रॉब्लम्स हैं जो अनसॉल्व्ड हैं आज तक। ठीक है, अभी की डेट तक भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। उनमें से एक प्रॉब्लम है प्राइम नंबर्स। ठीक है, बाकी 6 के तो नाम अभी डिफिकल्ट हैं थोड़े से, लेकिन अपन जो समझ सकते हैं वो है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर डिफिकल्ट क्यों है? प्राइम नंबर डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि क्या है यहां पर भाई, 100 तक तो हम फाइंड कर लेते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है तो क्रॉस करते जाओ क्रॉस करते जाओ, ये 3 से डिविजिबल है क्रॉस कर दो। 100 तक कर लिए, थोड़ी मेहनत करोगे 1000 भी फाइंड कर लोगे, लेकिन उसके आगे का क्या करोगे? अगर हम कोई नंबर लिख दें कुछ ऐसा, अब कौन चेक करेगा इसको कि ये प्राइम है या नहीं है? ठीक है, मुश्किल है काम। तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है जिससे हम ये चीज चेक कर पाए कि नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है। आगे बात समझ में? तो ऐसा मेथड ही नहीं हमारे पास। बस हमारे पास क्या है कि हम फैक्टर्स कर करके देखते जाएं उसके, अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं तो प्राइम है, अदरवाइज तो हम कह नहीं सकते उसके लिए। ठीक है, या 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए तो कॉम्पोजिट। लेकिन कोई बहुत बड़ा डिजिट का नंबर, ठीक है, जिसमें 15-16 डिजिट्स हो, ठीक है, उसको हम देख करके नहीं बता सकते कि वो प्राइम होगा या नहीं होगा, फैक्टर्स करके चेक करने पड़ेंगे उसके। क्लियर होगी बात सबको? चलो आगे देखो, प्राइम नंबर्स के बाद नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। आगे बात समझ में? उनको हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ध्यान रखना, इवन और ऑड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट हैं, ये हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्राइम नंबर पे बेस्ड तो एक थ्योरम भी है, वो भी पढ़नी है अभी हमें। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही वो नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे 4। अब 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 फैक्टर्स ऑफ 6। 4 फैक्टर्स हैं लेकिन है तो 2 से ज्यादा, तो ये भी नंबर कैसा हुआ? कॉम्पोजिट। तो अगर मुझे किसी नंबर को कॉम्पोजिट प्रूव करना है, ठीक है, मान लो कोई नंबर आ गया जिसको मुझे कॉम्पोजिट प्रूव करना है, तो उसके 2 मेथड है मेरे पास। एक तो मैं उसके सारे फैक्टर्स फाइंड कर दूं भाई, ये जब करेंगे जब हमसे पूछा जाए कि इस नंबर के फैक्टर्स बताओ। ठीक है, अब मेरे से फैक्टर नहीं पूछा है, मेरे से सिर्फ इतना पूछा है कि कॉम्पोजिट है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, क्या होंगे? एक तो मैं सारे फैक्टर्स फाइंड करूं उसके, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे या 5 या 6 जो भी उसके फैक्टर निकलेंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। दूसरा मेथड क्या होगा मेरे पास, कि मैं सिर्फ इतना प्रूव कर दूं कि इसके 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें से 2 तो मुझे ऑलरेडी पता है। मालूम है या नहीं पता है? बताओ कौन कौन से होंगे 2 फैक्टर्स? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो तो हमें मालूम ही है। बस हम इतना बता दें कि इन 2 के अलावा एक तीसरा फैक्टर और है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे? दैट दिस नंबर इज कॉम्पोजिट। आगे बात समझ में? और लिखें, एक 9 और लिख लो एक एग्जांपल में। 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 3 एंड 9 हो गए 3 फैक्टर्स इसके, तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलो एक लास्ट और है, क्या है वो? कोप्राइम्स। व्हाट आर कोप्राइम्स? हाँ भाई अब सब बताएंगे कोप्राइम्स। रुको 2 मिनट, बाकियों को भी देखें कितना याद है, क्लास 7th का बताया था ना।
हाँ, पढ़ के आए को प्राइम्स हम क्लास 7th में, कौन सा चैप्टर? 4th चैप्टर, 3rd एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड थी, को प्राइम्स पे, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि को प्राइम्स क्या हैं। तो बताओ फिर जल्दी से। हाँ भाई बोलो, याद करो, दिमाग पे जोर डालो अपने, ऐसे थोड़ी चलेगा काम कोई। हाँ हाँ बोलो। टू नंबर्स हैविंग वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज वन। अरे ये भी जरूरी है कि दो नंबर्स हैं उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स एक ही होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर हो, ठीक है? लेकिन वो एक कॉमन फैक्टर भी क्या होना चाहिए? वन। तो डेफिनेशन लिखो पहले इसकी। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज वन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें आप बताना कि को प्राइम्स हैं या नहीं है, ठीक है? एग्जांपल है जैसे 4 और 6। पहला एग्जांपल 4 और 6, ठीक है? याद क्या रखना है को प्राइम्स के लिए? दो नंबर्स होंगे जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, और वो एक कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं 4 के फैक्टर्स चेक करूं तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4। 6 के फैक्टर्स चेक करें तो 1 2 3 6। अगर यहां हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 और 2। तो क्या ये को प्राइम है ये वाला पेयर 4 और 6 का? नहीं, ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर्स 1 और 2, दो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, ठीक है? अगर दो कॉमन फैक्टर्स आएंगे तो ये को प्राइम नहीं होगा, एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, और वो एक कॉमन फैक्टर भी कौन सा होगा? वन। चलो एक और एग्जांपल देखो इसका, 5 और 6, ठीक है? 5 के फैक्टर्स 1 और 5, 6 के फैक्टर्स 1 2 3 और 6। बताओ कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए इसमें? वन, ठीक है? तो ये वाला पेयर 5 और 6 का को प्राइम्स होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 5 और 6 इज आर को प्राइम्स। चलो एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और क्या लेते हैं अपन, जैसे 2 और 3, ठीक है? 2 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे फटाफट बताओ? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 और 3। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? वन। तो क्या ये को प्राइम्स हैं? बिल्कुल को प्राइम्स हैं। चलो एक और एग्जांपल, लास्ट, इतनी जगह बची है अपने पास बस। तो 9 10, ठीक है? 9 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे हमारे पास, जल्दी बोलो? 1 3 और 9। 10 किस किस से डिविजिबल है? एक मिनट रुक, एक मिनट एक मिनट। अरे वो 16 जैसा लग रहा था 10, रुको एक मिनट। 10, हाँ, 1 2 5 10। बताओ कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए इसमें? वन। तो क्या 9 और 10 को प्राइम्स होंगे या नहीं होंगे? 9 और 10 को प्राइम्स होंगे। तो अब क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? देखो अब इसको क्या कह सकते हैं कि अगर दो प्राइम नंबर हैं तो को प्राइम्स तो होंगे ही होंगे, जैसे 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, ठीक है? लेकिन अगर दो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं तो वो भी को प्राइम्स हो सकते हैं। भाई हमारा इसमें क्या आ रहा है? को प्राइम। तो हमारा दिमाग ज्यादा ये चलता है कि ये प्राइम नंबर से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। आ गई बात समझ में? तो अगर दो प्राइम नंबर हैं तो वो 100% को प्राइम्स होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर आएगा। लेकिन अगर दो कॉम्पोजिट नंबर हैं, जैसे 9 और 10, ये तो कॉम्पोजिट है, ठीक है? तो इनके बीच में भी एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है वन, तो ये भी को प्राइम हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये रहा अपना एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ही अपन ने वो लिया, देखो 4 और 6। इसमें आ रहे हैं ना 1 और 2। देखो वन तो आएगा ही आएगा फैक्टर, सारे नंबर्स का एक फैक्टर तो हो गया वन, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा हमें। अब उसके अलावा देखो इसमें कॉमन फैक्टर 2 और आ रहा है, तो हमने क्या कहा? दैट 4 और 6 आर, नहीं, दे आर नॉट को प्राइम। क्रॉस बना हुआ है ना, स्टार्टिंग में समझाया कि इनके बीच में दो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 1 और 2, ठीक है? तो ये को प्राइम नहीं होंगे। अरे क्लियर है ना कंसेप्ट या नहीं? कॉमन फैक्टर वन होगा तो ही को प्राइम,
वन के अलावा और कॉमन फैक्टर आ गए तो को प्राइम नहीं होंगे। तो बात समझ में आ गई सबके? कोई डाउट किसी को? पक्का नहीं है तो मुझे एक डाउट, मेरा डाउट क्लियर कर दो। को प्राइम समझ में आएगा सबके, या इसमें कोई तकलीफ है किसी को? तो बोलो। नहीं? एक एप्लीकेशन बताओ उसकी। एप्लीकेशन ऑफ को प्राइम्स, कहां यूज करते हैं को प्राइम? अरे पढ़ लिया 7th क्लास में, ठीक है, भूल भी गए, है ना? अरे ये तो पढ़े लिखे बच्चे मेरे से, है ना, ये वाले नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे पूछेंगे, है ना? हाँ, तो को प्राइम पढ़ लिया, भूल गए 7th क्लास के बाद, आज वापस याद आ गया। अरे तो कहीं ना कहीं कुछ काम तो आएगा या नहीं आएगा काम कहीं पे भी? बोलो, कोई तो यूज होगा इसका, या ऐसे पढ़ा दिया बस? क्या बस पढ़ लो, एक और टेंशन देनी है हमें तो को प्राइम भी याद रखना, वैसे इतनी टेंशन है मैथ्स के अंदर, और टेंशन ले लेना को प्राइम की, कहीं ना कहीं यूज होगा इसलिए आ रहा है। हाँ तो बताओ कहां यूज होगा? नहीं पता? और किसी को? चलो, हाँ आप बोलो। रैशनल नंबर, ठीक है, कल हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे क्या? याद करो जल्दी से, कोई डेफिनेशन समझा पाएगा क्या मुझे रैशनल नंबर्स की? क्या थी? एप्लीकेशन ऑफ को प्राइम्स, ठीक है, को प्राइम्स कहां यूज होते हैं? रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P बाय क्यू की फॉर्म में। तो ये जो P और Q हैं, ये क्या होने चाहिए? को प्राइम्स होने चाहिए। आई बात समझ में? इसलिए जब हमारी टीचर बार बार हमें बोलती थी कि इसको कैंसिल आउट करके लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, वो इसलिए कहती है, ठीक है, कि रैशनल नंबर जब भी बनेगा। अब देखो हमारी डेफिनेशन अधूरी थी कल, ठीक है, कल आधी डेफिनेशन बताई थी, आज कंप्लीट कर रहे हैं हम हमारी डेफिनेशन को। तो रैशनल नंबर क्या था हमारा? numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। यही डेफिनेशन पढ़ी थी कल, ये 2 पॉइंट थे हमारी डेफिनेशन में, 2 नहीं 3, ठीक है, कि एक तो वो P बाय Q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा इंटीजर्स होने चाहिए P और Q, और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब आज हमने एक पॉइंट और जोड़ दिया इसके अंदर, हमने क्या जोड़ दिया? क्या होगा? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स होना जरूरी है उनका, अगर वो को प्राइम्स नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते कि वो रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है। दे आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई अब किसकी? रैशनल नंबर्स की। Numbers which can be represented in the form of P upon Q, P and Q are co-primes, P and Q are integers and Q is not equals to 0। अब क्या ये बात समझ में आई सबके? ठीक है, तो आप कोई भी रैशनल नंबर लिखो, देखो अपन एग्जांपल लेते हैं, अपन ने कल ध्यान नहीं दिया इस बात पे, है ना, और मैंने बताया भी नहीं, तो हम में से किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। जैसे 2/3, 7/8, 9/10, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, रैशनल नंबर का, P और Q ये जो हैं ये हमेशा क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। और अगर ये नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर वो नहीं है 14/16, तो हमें उनको चेक करना पड़ेगा कि वो को प्राइम है या नहीं है, तो हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, 7 और 8। आ गई बात समझ में? तो जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे तो P और Q वापस क्या होंगे? को प्राइम्स ही होंगे। क्या अब मेरी बात समझ में आई सबके? क्लियर है यहां तक का कंसेप्ट? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? पक्का नहीं है? चलो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, अभी अपन ने क्या देखा है आज। सबसे पहले इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, फटाफट बोलेंगे सब जने, विच आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एग्जांपल्स देख लिए हमने, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11 एंड सो ऑन। composite numbers which have more than 2 factors, ठीक है, they are composite numbers। अच्छा एक पॉइंट रह गया, चलो अच्छा हुआ रिवाइज कर लिया तो याद आ गया।
ठीक है, पॉइंट क्या था, यहां देखो, कहां लिखे, चलो लास्ट में लिखते हैं, या यहीं लिख दें, इधर ही लिख लो। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ये याद रखना, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कोई बताएगा क्यों? अरे क्यों, वन प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल भाई, एक ही फैक्टर है, वन के कितने फैक्टर्स आएंगे, वन, एक ही फैक्टर आएगा ना। ठीक है, अब दो होते तो प्राइम में लिखते, दो से ज्यादा होते तो कॉम्पोजिट में लिखते। अब उसके पास है ही नहीं फैक्टर्स, एक ही फैक्टर है उसके पास, तो इसलिए वन ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट है। अच्छा, ये बात फर्स्ट चैप्टर में कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये कहां पूछेंगे, लास्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में, वहां क्वेश्चन आएगा। अरे हाँ, तो इतना दूर क्या कर रहे हो, होगा, साल तो खत्म हो गई ना, कोर्स तो पूरा आएगा ही, क्यों? तो जब तक याद रखना है, मेरा ये कहना है कि ये पॉइंट अपने को जब तक याद रखना है एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक, कि वन ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड होता है ना कॉम्पोजिट में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इफ अ सिंगल डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब बच्चा उसमें वन को भी प्राइम नंबर इंक्लूड कर देता है, होगी गलती। ठीक है, तो वहां के लिए याद रखना है, फर्स्ट चैप्टर में इतना काम नहीं आएगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन याद रखना है वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। लास्ट क्या था अपना, को प्राइम्स। क्या है को प्राइम्स, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज वन। एग्जांपल्स 5 6 2 3 9 10। आई बात समझ में, कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का नहीं है कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, एप्लीकेशंस। को प्राइम्स की एप्लीकेशंस क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जब भी हम कोई रैशनल नंबर लिखते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, उसमें p और q हमेशा कैसे होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। क्लियर है वाली बात सबको? और क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे, और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो क्या ये जो अपन ने पिछले 1.5 क्लास, अपन ने कल की पूरी क्लास और आज की आधी क्लास अपनी निकल गई, ये कंसेप्ट समझने में, क्या ये बातें सबको समझ में आई? देखो, ये जो चीजें समझाई है ना, ये अभी यही सारी जो अपने कंसेप्ट हैं, ये अभी आगे क्वेश्चंस में आएंगे। तो उस समय ऐसा ना हो कि जब मैं बोलूं को प्राइम तो हम सोच रहे हैं, वापस पूछ रहे हैं कि को प्राइम क्या है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसलिए यहां पर अपन ने थोड़ा टाइम दिया कि अपन इन सारे कंसेप्ट को एक बार समझ लें। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ठीक है, तो इनको रिवाइज करते रहना एक बार, आगे बात समझ में। चलो, अब अपन आते हैं अपने कंसेप्ट पे, पहले कंसेप्ट पे इस चैप्टर के। ठीक है, और हमारा पहला कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी नहीं कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैं स्टेटमेंट लिखाता हूं उसका। ठीक है, चलो लिखना शुरू करूं। हाँ बेटा, वेट करूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल वो नोट्स मिले थे सबको, लाए हैं सब, हैं सबके पास या नहीं? ठीक है, लो एक कॉपी मुझे दे दो। हाँ स्टार्ट करें, चलो पहले स्टेटमेंट, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed, every composite number can be expressed as a product of primes, as a product of primes, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order, apart from the order in which
द प्राइम फैक्टर्स अकर। लिखा सबने? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, स्टेटमेंट सबने लिख लिया या वापस रिपीट करूं एक बार? जल्दी बोलो, लिख लिया बेटा सबने? राघव हो गया? ठीक है। हाँ तो राघव अब आप समझाओ कि इसका क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। हाँ बोलो जल्दी से। ठीक है, आगे। बस ठीक है। ये वैसे इसका मीनिंग हुआ या ट्रांसलेशन हुआ? ये तो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ ना कि हम हर एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? ये हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो फर्क क्या पड़ा? मुझे इसका मीनिंग तो अभी भी समझ में नहीं आया। सही कह रहा हूं? मीनिंग वाली बात अगर करें कि एक्चुअली है क्या, तो वो बात हमें अभी भी समझ में नहीं आई। क्लियर है? हाँ भाई, आप लोगों में से कौन बताएगा? हाँ भाई बोलो। दिव्या कुछ तो बोलो कि कुछ 4 लाइनें लिखी हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं सब, तो 4 लाइनें लिख करके कुछ तो समझा ही सकते हैं। हाँ बताओ। हम्म। अरे तो हम्म। हाँ। हम्म। हाँ हाँ आप बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलो। हाँ बस इतना ही। हाँ वंशिका? नहीं। अर्शप्रीत? नहीं। नहीं आई बात समझ में? चलो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं उसको, ठीक है? देखना हमें बात समझ में आई या नहीं आई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रही है हमसे कि हमारे पास एक कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, तो आप लोग सोच लो कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर। चलो 1 से 50 के बीच में कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर सोच लो। हाँ 12। चलो अब आपने सोच लिया 12, तो 12 ही ले लेते हैं, ठीक है? यहां देखो 12 क्या है? अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्या मैं 12 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 × 2 × 3, या और अगर थोड़ा हम ऐसा लिखना चाहें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 2² × 3? बात एक ही है। 2 × 2 इज 4, 4 × 3 इज 12। अब थोड़ा ध्यान देना कि जो 2 × 2 × 3, या अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 और 3 की, तो क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? ये है प्राइम नंबर्स, ठीक है? अब हमारा स्टेटमेंट रीड करो, क्या था? एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 2 × 2 × 3 ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है 2 × 2 × 3, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? 12 के लिए। अगर आप कोई और नंबर ले लोगे, ठीक है, तो हो सकता है 2 और 3 उसमें आए, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। वहां 2 की पावर चेंज हो जाएगी, 2 2 की जगह 3 बार आ रहा होगा, 3 1 की बजाय 2 बार आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2 × 2 × 3 ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगे? 12 के लिए। ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ 12 के लिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। जैसे 2 × 2 × 3 की बजाय 3 × 2 × 2 कर सकते हैं इसको, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। बात एक ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उससे। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई नंबर आगे कोई पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या मेरी बात समझ में आई? ईमानदारी से बताना कितनों को बात समझ में आई? हाथ ऊपर करो जल्दी से, जितनों को मेरी बात समझ में आई। और जबरदस्ती नहीं है किसी से, ठीक है? नहीं आएगी समझ में तो अपन दोबारा देखेंगे इसको एक बार।
नहीं आई? अर्शप्रीत को बात समझ में नहीं आई। चलो भाई अर्शप्रीत, एक काम कर दो, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? कर दोगे सॉल्व? चलो आप एक काम करो, आप 182 मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स करके दे दो जल्दी से। बाकी सब भी करेंगे एक बार। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सब जानते हैं, आता है ना सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना? चलो एक बार 182 के प्राइम फैक्टर्स फटाफट। क्या थोड़ा इजी करूं नंबर को? नहीं नहीं, कहो तो थोड़ा इजी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 91 पे मत अटक जाना, इसलिए बोल रहा था थोड़ा इजी कर देता हूं। नहीं हो गया? अच्छा चलो देखो, क्या सबने यही लिखा है क्या? 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि 182, इसको अपन लिख लेते हैं इधर, 182 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 7 इंटू 13, सही है? तो अब मेरी बात का जवाब देना सब देने, क्या 182 कॉम्पोजिट नंबर है? क्या ये है कॉम्पोजिट नंबर? 2 7 13 प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है? बोलो, प्राइम नंबर्स हैं। और क्या ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है 2 इंटू 7 इंटू 13? तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 2 इंटू 7 इंटू 13 का, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा? 182 के लिए, और किसी नंबर के लिए कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो ऑर्डर और क्या हो सकता है यहां पर? ये भी हो सकता है 7 इंटू 13 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 13 इंटू 7, ऐसा भी हम ऑर्डर लिख सकते हैं इसका, या और भी कोई ऑर्डर हो सकता है, ठीक है? तो क्या बात समझ में आई? कंक्लूजन क्या निकला कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? हमारा सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते थे। आई बात समझ में? तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आज से पहले सीखा था, उसी को हम क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कह नहीं रहे, एक्चुअली होता ही वही है, सही है? तो अब क्या सबके बात समझ में आई? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या हम हर एक कॉम्पोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। और अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो सिर्फ दो बातें याद रखनी है, ठीक है? एक तो इसका स्टेटमेंट एज इट इज याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार 2 मार्क के क्वेश्चन में सेक्शन बी में हमसे पूछ लेते हैं स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, नहीं तो आपके स्कूल में भी पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वहां पर हमें ये स्टेटमेंट लिख करके आना है, ठीक है? दूसरा हमसे क्या कहेंगे? दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो भी देंगे उसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्लियर है अब तो बात सबको या नहीं? और वैसे अब बात समझ में आई गई होगी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इतने सालों से करते आ रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब क्या इसमें किसी को दिक्कत है? कोई डाउट किसी का? जल्दी बोलो। नहीं? तो आगे बढ़े, चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मतलब अभी अपने नोट्स का नहीं, अभी तो मैं लिखा रहा हूं वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, चलो अपन यहां लिख लेते हैं, फिर एक साथ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? 140, 156, वैसे सब जने अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है? हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं अभी। 156, फिर है सी, वो है 3825, फिर डी 5005 और ई 7429।
हाँ भाई, आप लोग करोगे या मैं करवाऊं? चलो एक दो मैं करवाता हूं, फिर आप लोग ट्राई करना, ठीक है? चलो भाई, फर्स्ट वाला देखो। फर्स्ट क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। सिंपल है। 140 के प्राइम फैक्टर्स, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 5 1 जा सॉरी 7 1 जा 7। 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या हो गए? 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्या है, लिख पाएंगे सब जने? हो गए? तो क्या बाकी आप लोग करोगे या मैं करवाऊं? जल्दी बताओ। कर लेंगे? चलो जल्दी स्टार्ट करो, 2 मिनट दिए सबको, जल्दी से 4 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। हाँ, सेकंड वाला पार्ट कर लिया सबने? हो गया? एक बार चेक कर लेते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूं। 156 के प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 7 14, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 टाइम्स 1। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 क्या हो गए? स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या सबका आंसर सेम है या सर का आंसर गलत है? सही है। चलो, सबका सेम आ रहा है तो फिर आंसर सही है। आगे सी पार्ट हो गया। थ्री 8 2 5 हो गया बेटा। थर्ड पार्ट नहीं हुआ मतलब, है ना? चलो देखें, किससे डिवाइड करें पहले इसको? 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, किससे? 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर लो। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3 35, 5 7 जा 35 और 17 टाइम्स 1। तो 3 8 2 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए स्क्वायर ऑफ 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 17। सही आ रहा आंसर? कितनों ने कर लिया था इसको? चलो ठीक है। 5005 जल्दी स्टार्ट करो। 5005 हाँ भाई, कौन कौन अटक गया इसमें भी? हो गया? क्या है आंसर? ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो सबसे पहले हमें ये दिख रहा होगा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सबने 5 से डिवाइड किया होगा। 5 1 जा 5, फिर 0 0 और A1। अब यहां अटक गए हम,
है ना। तो ये नंबर मैं बताऊं किससे डिवाइड होगा, 7 से। और अगर हमें 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता तो 11 से। ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हो, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो हम इसको 11 से डिवाइड कर लें, क्या होगा, 11 टाइम्स 9, 99, रिमेनिंग 1, 11 वन 11। देखो 91 कहीं ना कहीं हमने सॉल्व किया था, याद आ रहा है मुझे, ये रहा देखो 91 किया था हमने सॉल्व, 7 और 3, ठीक है, 7 और 13। तो अब किससे डिवाइड कर लें, 7 टाइम्स 13 और 13 वन जा 13। तो 5005 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बात समझ आई नहीं आई। चलो लास्ट वाला 7429, जल्दी से स्टार्ट करेंगे सब। थोड़ी मेहनत लगेगी इस वाले में, अपने पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं अपन। 7429, अच्छा यहां तक कॉपी कर लिया ना सबने, ये वाले प्राइम फैक्टर सबने कॉपी कर लिए, या रुके 2 मिनट, चलो कॉपी कर लो उसको। और जिसने कंप्लीट कर लिया है वो 7429 स्टार्ट करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स। हाँ भाई, हुआ कुछ या नहीं, बढ़ पाए आगे, या हार मान ली। अब देखो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है यहाँ पर जो पहले 2 से चेक कर रहा था, फिर 3 से चेक कर रहा था, फिर वो 4 से चेक करने लग गया, या फिर 5 से चेक करा फिर 6 से चेक करने लग गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर ही चेक करते हुए चलने हैं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो हमें प्राइम नंबर्स चेक करते हुए चलने हैं सिर्फ, आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो 9 आ रहा है लास्ट में, 2 तो हो नहीं सकता, 3 से एक बार चेक कर सकते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, ये सबको ऐड करके देख लो, अगर वो 3 का मल्टीपल आ गया तो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आ रहा है क्या यहां पर ऐसा, 1822 नहीं आ रहा, सही है। कहां तक पहुंच गए, हाँ 11 तक पहुंच गए, 7 नहीं होगा, 7 से 11, 11 से, हाँ नहीं होगा 11 से भी। चलो एक काम करो, 17 से डिवाइड करो उसको, हो जाएगा। हो रहा है 17 से, 437, ठीक है। हाँ भाई 17 करें डिवाइड, 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, और 17 फोर जा 68, 68 ठीक है मेरे ख्याल में, है ना। तो 17 फोर जा 68, रिमाइंडर कितने रह गए, 6 रिमेनिंग रह गए हमारे पास, तो अब कितने हो गए 62। अब देखो 7 फोर जा 68 तो होगा नहीं, ग्रेटर हो गया, तो क्या करेंगे 17 टाइम्स 3 कितने होंगे 51, 62 में से 51 माइनस कर लो, कितने बचेंगे मेरे पास 11। तो अब क्या हो गया 119। अब कैसे पता चलेगा कि 119 7 की टेबल में आता है नहीं आता है, मुझे पता है 7, मुझे 17 की टेबल नहीं आती, लेकिन मुझे पता है 7 7 49 होते हैं, यूनिट प्लेस 9 मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा चेक करने के बजाय 17 टाइम्स 7 करके देख लेते हैं एक बार अपन,
ठीक है, और ये भी मैं कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि यूनिट प्लेस देख ली, मुझे यूनिट प्लेस में क्या चाहिए 9, और 7 की टेबल में 9 कब आएगा मुझे, 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस 9 वहीं मिलेगी, तो चेक करो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, आ गया क्या 119, तो क्या लिखेंगे यहां पर 9, कितना 7, 437। तो देखो अगर टेबल नहीं भी आती तो हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, आगे बात समझ में, एटलीस्ट 7 की टेबल तो आती है, तो यूनिट प्लेस चेक करते जाओ उसमें, अगर यूनिट प्लेस पे यहां मिल जाता नंबर तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम कोई और दूसरे नंबर से चेक करते फिर उसको, ठीक है। हाँ भैया 437। अब देखो एक बात याद रखना, हम 2 से लेकर के 17 तक तो आ गए, ठीक है, तो अब वापस पीछे मत चले जाना, क्योंकि पीछे वाले नंबर्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं सारे, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ना है, तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, देखिए 19 से डिवाइड होता है क्या ये, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, सही है, तो 19 टू जा 38, कितने रिमेनिंग रह गए मेरे पास, 43 में से 38 माइनस कर लो, कितने रिमेनिंग रह गए 5, ये हो गया 57। अब देखो क्या 19 की टेबल में 57 आता है क्या, वही 9 3 जा 27, यूनिट प्लेस 7 मिल रही है, तो मैं 19 3 जा चेक कर लूंगा एक बार, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, क्या मिल गया। अब बाकी तो सब समझदारी है कि 23 क्या होता है प्राइम नंबर, तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23, आंसर। आया समझ में या नहीं आया क्वेश्चन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए या और प्रैक्टिस करें एक बार, नहीं आए, आ गए, चलो ठीक है। हाँ यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फैक्टर ट्री कंप्लीट करनी है हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा ये, ठीक है। अब हमसे डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछेंगे वो, भाई वो तो पता है कि बच्चा क्लास 6 से पढ़ता हुआ आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपसे डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स नहीं करवाएंगे जैसे अभी अपन ने किए, यहाँ देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स किए ना अपन ने, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे क्या पूछेंगे कि फैक्टर ट्री कंप्लीट करो। अब वो फैक्टर ट्री क्या है, यहाँ देखना, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। मेरे ख्याल में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखो एक बार तो मैं आप लोगों को 2 मिनट दूं, नहीं तो मैं सिखाना स्टार्ट करूं फिर कि क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए हमें, हाँ बेटा, हाँ बेटा कौन कौन सी, 70 और 35। देखो अब ऊपर से प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना शुरू मत कर देना, क्योंकि y अननोन है, हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो x के दो फैक्टर्स हैं 5 और 7, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 7 टाइम्स 5 इज 35। अब y के दो फैक्टर्स हैं 2 और x, तो 2 और 35 को मल्टीप्लाई कर लो, 35 टाइम्स 2 इज 70, आंसर। आगे बात समझ में, हाँ भाई कर दिया सबने, एक और करें फैक्टर ट्री का क्वेश्चन, इजी है ना, कर लेंगे तो सब, क्या दिक्कत है।
चलो यहां पे भी हमें फैक्टरेटरी कंप्लीट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बॉक्सेस दे दे या एक्स और वाई दे दे, एक ही बात है, वो ही हमें फाइंड करना है। हाँ तो आप लोग बताओ, सब कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा, तो जल्दी बता दो। 21 और 42, ये बात समझ में आ गई कि 21 और 42 आया कैसे? पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई करो, तो 7 टाइम्स 3 इज 21, और 21 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा आंसर? 42। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? अब चलो, तो अब एक काम करो, आज के लिए होमवर्क लिखो। अपन ने अभी एक ही टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे, कल क्या स्टार्ट करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हमने क्या सीखा? सिर्फ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, वो सीख लिया। अब हम कल सीखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। ठीक है, तो होमवर्क नोट करो, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ, लिख लेंगे ना सब जने? चलो फर्स्ट, दिए थे, कोई बात, जिसने पहले कर लिए वो उसको रहने देना, जो नहीं है वो वाले कर लेना। ठीक है, चलो एक और लिख लो। ठीक है, ये होमवर्क है, ये सारे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट करके लेके आने हैं। हो जाएंगे? बस एक बात ध्यान रखना, अगर नंबर लाने हैं ना मैथ्स में, ठीक है, हमारे नंबर नहीं आ रहे और नंबर लाने हैं, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं डेली के डेली कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मेरी गारंटी है सबके नंबर आएंगे। बस डेली जो 10 12 15 क्वेश्चन जो मिल जाए वो सॉल्व करने हैं, या सिर्फ डेफिनेशंस लिखा दी, जैसे जिस दिन, जैसे कल सिर्फ अपन डेफिनेशंस ही कर पाए, ठीक है, या केवल कंसेप्ट सीख पाए, तो घर जाके उसको रिवाइज कर लिया 10 मिनट में वापस से, और कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट डे जरूर लेकर के आएंगे। तो कल पहले अपन 5 मिनट ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस सिर्फ इतनी चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए नंबर लाने के लिए, सिर्फ जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो रोज के रोज घर जाके कंप्लीट करके लाने हैं, और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलो।